एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स, चैप्टर 3, क्लास 11 हिस्ट्री। सिर्फ वही पढ़ेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, एंड विद द हेल्प ऑफ क्विक नोट्स, विद द हेल्प ऑफ आर शॉर्ट नोट्स, राइट। इन द एंड ऑफ चैप्टर आई विल टेल यू दैट हाउ टू राइट एन आंसर इन एन हिस्ट्री एग्जाम। हिस्ट्री के एग्जाम में कैसे आंसर लिखना चाहिए जिससे हम मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर पाएँ। ओके, सो क्विकली स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स, राइट। सो दिस चैप्टर मेनली टॉक अबाउट एन एम्पायर, एक एम्पायर के बारे में बात करता है, राइट। अ वास्ट एरिया विच इज़ रूल्ड बाय एन एम्परर। जब एम्परर एक वास्ट एरिया को रूल करते हैं, दैट एरिया इज नोन एज एम्पायर। एम्पायर की शॉर्ट फॉर्म, सॉरी नॉट द शॉर्ट फॉर्म, बट एम्पायर को स्मॉल स्केल पे हम बोलते हैं किंगडम। ओके, थोड़े से एरिया में होता है तो उसे किंगडम बोला जाता है, एंड किंगडम के हेड होते हैं किंग, वेयरएज एम्पायर इज रूल्ड बाय एन एम्परर, राइट। सो इस चैप्टर में हम एक नहीं मेनली 2 ऐसे एम्पायर्स की बात करेंगे विच वर एक्सपेंडेड इन 3 कॉन्टिनेंट्स, जो सिर्फ एक नहीं पूरे 3 कॉन्टिनेंट में एक्सपेंड हो रखा था, राइट। सो स्टार्ट करते हैं। एन एम्पायर विच वॉज एक्सपेंडेड इन 3 कॉन्टिनेंट्स, और उन 3 कॉन्टिनेंट्स का नाम क्या है? यूरोप, अफ्रीका एंड एशिया। एक ऐसा एम्पायर, एक ऐसे एम्परर जिन्होंने 3 कॉन्टिनेंट में अपना एम्पायर स्प्रेड किया हुआ था, नथिंग अदर देन रोमन एम्पायर, राइट। हम सभी ने सुना होगा रोमन एम्पायर, अलेक्जेंडर द ग्रेट, राइट। बट अलेक्जेंडर द ग्रेट वॉज नॉट द फाउंडर ऑफ दिस एम्पायर। अलेक्जेंडर द ग्रेट ने इस एम्पायर को फाउंड नहीं करा था, इट वॉज फाउंडेड बाय अगस्तस, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। चैप्टर में स्टोरीज काफ़ी हैं, बट हमें सिर्फ वही पढ़ना है जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, राइट। सो वी विल कम मेनली डिस्कस पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ रोमन एम्पायर, इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ रोमन एम्पायर, सोशल एस्पेक्ट एंड जियोग्राफिकल एस्पेक्ट ऑफ रोमन एम्पायर, क्योंकि हमारे एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से यही टॉपिक्स ज़्यादा क्रूशियल होते हैं, राइट। अंडर पॉलिटिकल वी विल डिस्कस अबाउट मिलिट्री, अंडर इकोनॉमिक वी विल डिस्कस अबाउट ऑक्यूपेशन, सोशल में हम कल्चर के बारे में डिस्कस करेंगे, एंड जियोग्राफी यू ऑल नो, माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेट्यूज एंड ऑल दीज थिंग्स, राइट। So now moving ahead, sources, there are 3 main sources जो हमें रोमन एम्पायर के बारे में ब्रीफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। फर्स्ट सोर्स इज टेक्स्ट। टेक्स्ट मीन्स हिस्ट्री इन स्पीचेज और लॉज, हिस्ट्री में जो इंपॉर्टेंट टेक्स्ट मेंशंस किए गए, राइट। देन स्पीचेज विच वर गिवन बाय द किंग्स और अदर पर्सन्स, एंड द लॉज विच वर मेड। सो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ टेक्स्ट। सो टेक्स्ट हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। देन अनदर इम्पोर्टेंट सोर्स, जो दूसरा इम्पोर्टेंट सोर्स है, दैट इज डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स में आती है हमारी इंस्क्रिप्शंस एंड पेपरी। इंस्क्रिप्शंस व्हेन यू राइट समथिंग ऑन हार्ड सरफेस, जब आप हार्ड सरफेस पे कुछ लिखते हैं, स्टोन को काट के या वॉल को काट के हम कुछ लिखते हैं, देन इट इज़ नोन एज इंस्क्रिप्शन। वेयर इज पेपरी वॉज अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ प्लांट, एक रेड कलर का स्पेसिफिक काइंड का प्लांट होता था, उस प्लांट के लीव्स को लेकर, आई थिंक उसके पेटल्स को लेकर उसको मैश करके एक पेस्ट बनाया जाता था रेड कलर का, और फिर उससे लिखा जाता था। सो दैट इज पेपरी। सो सेकेंड इंफॉर्मेशन सोर्स इज डॉक्यूमेंट्स, एंड थर्ड इंपॉर्टेंट सोर्स इज मटीरियल रिमेन्स। मटीरियल रिमेन मीन्स जो सामान या जो चीज़ें हमें रोमन एम्पायर की मिली हैं, जो आर्कियोलॉजिस्ट ने एग्जकवेट की हैं, दोज आर द मटीरियल रिमेन्स, विच इंक्लूड्स बिल्डिंग्स एंड मॉन्यूमेंट्स। मेनली बिल्डिंग्स हो गई, मॉन्यूमेंट्स हो गए, और पोट्री हो गई, जो पोर्ट्स वगैरह बनाए गए थे। ऑल दीज थिंग्स ऑल्सो टेल अस अ लॉट अबाउट द रोमन एम्पायर, ठीक है। बट इस चैप्टर में हम सिर्फ रोमन एम्पायर के बारे में नहीं देखेंगे, वी विल डिस्कस अनदर एम्पायर एज वेल, जो रोमन एम्पायर के साथ साथ ही दूसरे मेनली एशिया में एक्सपेंड हो रखा था, विच वॉज ईरानियन एम्पायर, राइट। सो हमारा मेन फोकस होगा रोमन एम्पायर पे। अनदर एम्पायर जो ईस्ट एशिया तरफ रूल कर रहा था, सेंट्रल एशिया, ईस्ट एशिया की तरफ, इट वॉज ईरानियन एम्पायर, राइट। बोथ रोमन एम्पायर एंड ईरानियन एम्पायर वर राइवल्स, एक दूसरे के दुश्मन थे दोनों, राइट। रोमन के किंग्स ईरानियन से फाइट करते थे, एंड ईरानियन किंग्स बेसिकली दे यूज टू फाइट विद द रोमन, राइट। सो एक टाइम पे अगर 2 एम्पायर होंगे तो आपस में राइवल्स तो होंगे, राइट। एंड दीज बोथ एम्पायर आर डिवाइडेड बाय रिवर यूफ्रेट्स।
अब मुझे शायद बताने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, आपने चैप्टर 1 में अच्छे से पढ़ा होगा दैट जो हमारी मेसोपोटामिया था विच इज़ प्रेजेंट डे इराक, जो प्रेजेंट डे इराक कंट्री है, मैनी सेंचुरीज बैक, डेकेड्स बैक, इट वॉज नोन एज मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। उसको मेसोपोटामिया बोला जाता था बिकॉज इट वॉज बिटवीन टू रिवर्स। मेसो मीन्स बिटवीन, पोटामिया मीन्स टू रिवर्स। सो वो कौन सी दो रिवर थी? इराक जिन दो रिवर्स के बीच में था। फॉर एग्जाम्पल दिस इज इराक, सो वन रिवर वॉज यूफ्रेट्स एंड अनदर रिवर वॉज टिग्रिस, राइट। हमने चैप्टर 1 में देखा दैट वन रिवर जो वेस्टर्न साइड थी इट वॉज यूफ्रेट्स एंड अनदर ऑन द ईस्टर्न साइड वॉज टिग्रिस, राइट। सो अगर हम रोमन एम्पायर और ईरानियन एम्पायर की बात करें, सो फ्रॉम यूफ्रेट्स टू द एंटायर यूरोप, अगर हम यूफ्रेट्स से स्टार्ट करें और वेस्ट की तरफ चले जाएं, पूरे यूरोप को कवर कर लें, ठीक है। हेयर एम्पायर विच एग्जिस्टेड वॉज रोमन एम्पायर, राइट। और यूफ्रेट्स के अगर हम ईस्ट में चले जाएं तो इस पूरे पोर्शन में कौन सा था? हमारा ईरानियन एम्पायर। सो आप बोल सकते हो दैट यूफ्रेट्स रिवर एक्टेड एज अ बॉर्डर। यूफ्रेट्स रिवर क्या काम करती थी? बॉर्डर का काम करती थी बिटवीन रोमन एम्पायर एंड ईरानियन एम्पायर, राइट। सो नाउ मूविंग अहेड, आपको याद रखना है दैट क्या रोल प्ले किया यूफ्रेट्स रिवर ने? एज अ बाउंड्री बिटवीन रोमन एम्पायर एंड ईरानियन एम्पायर, ओके। देन यूरोप एंड अफ्रीका आर सेपरेटेड बाय अ सी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लेट्स ड्रॉ अ वर्ल्ड मैप, अगर हम क्विकली एक बार वर्ल्ड मैप ड्रॉ करें चीज़ों को आसानी से समझने के लिए, सो हेयर वी हैव आर अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ, देन दिस इज यूरोप, देन हेयर एशिया स्टार्ट्स, हेयर इट इज इंडिया, देन दिस इज द फिनोमेना, एंड हेयर वी हैव अफ्रीका, राइट। डोंट गो ऑन माई पेंटिंग स्किल्स, ज़्यादा अच्छी नहीं है, ओके। नाउ लेट्स सी, ओके। अगर ये इंडिया है, सो यहाँ कहीं पे एग्जिस्ट करता है इराक, राइट। यहीं कहीं पे एग्जिस्ट करता है इराक, जो हमने चैप्टर 1 में मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की तरह पढ़ा। इराक की एक बाउंड्री, मेसोपोटामिया की एक बाउंड्री बनाती है यूफ्रेट्स रिवर। कौन सी रिवर? यूफ्रेट्स रिवर। यूफ्रेट्स रिवर से लेकर फ्रॉम यूफ्रेट्स रिवर टू एंटायर यूरोप, पूरा यूरोप, और ये वाला पोर्शन, वेट लेट मी चूज अ डिफरेंट कलर टू मेक थिंग्स मोर इजी, लेट्स ट्राई, ओके। नाउ पे अटेंशन, ये जो पूरा रीजन इतना आपको दिख रहा है जो मैंने पर्पल से ड्रॉ किया है, दिस एंटायर रीजन वॉज रोमन एम्पायर, ठीक है। ये पूरा रीजन क्या था? रोमन एम्पायर, राइट। बट हमारा कॉन्टिनेंट कहाँ पे है? अगर हमारा यूरोपियन कॉन्टिनेंट देखें तो वो बस इतना है, राइट। और अगर हम अफ्रीकन कॉन्टिनेंट देखें तो वो ये है। सो अफ्रीकन यूरोपियन कॉन्टिनेंट वॉज डिवाइडेड विद द आर यूरोपियन कॉन्टिनेंट वॉज डिवाइडेड विद द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट विद द वाटर बॉडी। और ये जो वाटर बॉडी है, इस जगह पे जो वाटर बॉडी है, वी कॉल दिस वाटर बॉडी एज मेडिटेरेनियन सी, वी कॉल इट एज मेडिटेरेनियन सी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, समझ आ गया कहाँ पे मेडिटेरियन सी, ओके। दिस इज यूरोप, दिस इज अफ्रीका, ये यूफ्रेट्स रिवर है हमारी, और ये जो बीच में सी है, यूरोप और अफ्रीका के बीच में जो सी है, ठीक है, दैट इज मेडिटेरेनियन सी। सो मेडिटेरेनियन सी भी किसके कैप्चर में था? अंडर द रोमन एम्पायर। सो इस चीज को याद रखेंगे, राइट। नाउ मूविंग अहेड, ओके। सो यहाँ पे अब ध्यान दो, दैट इज यूरोप एंड अफ्रीका वर सेपरेटेड बाय अ सी, नेम ऑफ दैट सी वॉज मेडिटेरेनियन सी, एंड दिस सी वॉज नोन एज हर्ट ऑफ रोमन एम्पायर। इसको रोमन एम्पायर का हर्ट बोलते थे। रीजन बीइंग, रोमन एम्पायर जितना भी ट्रेड करता था फॉरेन कंट्रीज के साथ, फॉरेन टेरिटरीज के साथ, वो मेडिटेरियन सी के थ्रू ही करता था। सो इट इज नोन एज हर्ट ऑफ रोमन एम्पायर। नाउ मूविंग ऑन टू द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज जियोग्राफी। अगर हम रोमन एम्पायर की जियोग्राफी की बात करें, देन इन नॉर्थ ऑफ रोमन एम्पायर वी हैव टू रिवर्स विच आर राइन एंड डेन्यूब। नॉर्थ में हमारे पास दो रिवर है विच आर राइन एंड डेन्यूब। इन सेंटर वी हैव मेडिटेरेनियन सी, जो हमने नीचे भी देखा, सेंटर में हमारे पास सी है। साउथ में हमारे पास जो लास्ट पॉइंट है जहाँ तक रोमन एम्पायर एक्सपेंड हो रखा था, इट वॉज सहारा डेजर्ट। अफ्रीका में जो सहारा डेजर्ट है वहाँ तक हमारा रोमन एम्पायर एक्सपेंड हुआ था। इन वेस्ट वी हैव एटलांटिक सी, दैट इज नॉट सी, इसको करेक्ट कर लेना, नॉट सी, इट इज एटलांटिक ओशन। इन वेस्ट वी हैव एटलांटिक
ओशन। इन ईस्ट वी हैव प्लेन्स अप टू यूफ्रेट्स, ठीक है। और ईस्ट में हमारे पास पूरे पोर्शन में क्या है, नॉर्थ ईस्ट में क्या हमारे पास मेन लाई करती है, प्लेन रीजन है। और कुछ हमारे पास एल्फ माउंटेन्स की रेंज भी है, वी हैव रेंज ऑफ एल्फ्स माउंटेन, राइट। नॉर्थ में 2 रिवर फ्लो करती है, राइन एंड ड्यून्यूब। सेंटर में मेडिटेरेनियन सी है, साउथ में सहारा डेजर्ट है, वेस्ट में अटलांटिक ओशन है, ईस्ट में वी हैव प्लेन्स अप टू यूफ्रेट्स रिवर एंड वी ऑल्सो हैव एल्प्स माउंटेन रेंज जो कहीं ना कहीं सेंटर से अलाइन करता है। ओके, नाउ इसको क्विकली एक बार हम मैप के थ्रू आसानी से समझ लेते हैं कि अगर हम इसी इसमें डिमार्केट करें। नाउ आई विल यूज अनदर कलर, राइट। ओके, नाउ लेट्स पिक अनदर कलर। ओके, नाउ येलो। अब येलो से मैं जियोग्राफी को डिस्क्राइब करूंगा, तो इसको याद रखेंगे। सबसे पहले हमने देखा इन नॉर्थ वी हैव 2 रिवर्स। नॉर्थ में हमारे पास 2 रिवर्स है विच आर राइन एंड डेन्यूब, राइट। हमारे पास 2 रिवर है, राइन एंड डेन्यूब। सेंटर में हमारे पास मेडिटेरेनियन सी है, इन सेंटर वी हैव मेडिटेरेनियन सी। इन वेस्ट वी हैव अटलांटिक ओशन, यहाँ पे हमारा कौन सा है, अटलांटिक ओशन, राइट। हेयर वी हैव एल्प्स माउंटेन, ये जो मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, हेयर वी हैव एल्प्स माउंटेन, राइट। इन साउथ हेयर वी हैव सहारा डेजर्ट, अफ्रीका में हमारे पास क्या है, सहारा डेजर्ट। और ये पूरा रीजन क्या है, प्लेन रीजन, दिस रीजन इज प्लेन्स, ये क्या है, पूरा प्लेन्स। सो आई होप समझ आ गया होगा, दैट इज थोड़ी सी खिचड़ी बन गई है, आई नो, बट आई होप आपको समझ आ गया होगा विद द हेल्प ऑफ कलर, राइट। सो दिस इज द ज्योग्राफी। स्टूडेंट्स, आई एम अगेन टेलिंग यू, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको सभी नोट्स, ये सेम नोट्स आपको कहाँ पर मिल जाएंगे, ऑन आर टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। वहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो नोट्स। और टेलीग्राम पे आप सर्च भी करोगे विंग्स एकेडमी लर्न एंड फ्लाई हाई, देयर यू विल गेट इट, राइट। नाउ मूविंग अहेड, ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बेटा, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। नाउ लेट्स डिस्कस समथिंग अबाउट ईरानियन एम्पायर, थोड़ा कुछ ईरानियन एम्पायर के बारे में भी पढ़ लें। ईरानियन एम्पायर वॉज रूल्ड बाय 2 डायनेस्टीज, ईरानियन एम्पायर को 2 डायनेस्टीज ने रूल किया था, विच वर पार्थियंस एंड ससैनियंस। कौन सी 2 डायनेस्टीज, पार्थियंस एंड ससैनियंस, ये डायनेस्टीज का नेम है, थोड़ा वियर्ड है नो, बट याद करना पड़ेगा। देन ईरानियन एम्पायर कंट्रोल्ड एरिया बिलो कैस्पियन सी, कैस्पियन सी से नीचे वाला और यूफ्रेट्स के ईस्ट वाला, यूफ्रेट्स के ईस्ट में और कैस्पियन सी के साइड वाला, ये वाला पोर्शन जितना भी था, ओके वेट, दिस रीजन, दिस एंटायर रीजन वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ ईरानियन एम्पायर, ठीक है। बिलो कैस्पियन सी एंड द ईस्टर्न ऑफ द यूफ्रेट्स रिवर वॉज कंट्रोल्ड बाय, entire region was controlled by Iranian Empire. Example, Iran, Afghanistan and some Central Asian region was controlled by Iranian Empire, right. Moving again to the Roman Empire. Roman Empire early phase 3rd century और late phase आफ्टर 3rd century। हम रोमन एम्पायर को 2 फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं, बिफोर 3rd century एंड आफ्टर 3rd century, राइट। दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट ऑल्दो, बट हमें पता होने चाहिए। अब इम्पोर्टेंट क्या है, रोमन एम्पायर वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 27 बिफोर क्रिस्ट एरा। रोमन एम्पायर कब एस्टेब्लिश हुआ था, इन 27 BCE, दैट इज बिफोर क्रिस्ट एरा। एंड फर्स्ट एम्परर जो हमारे रोमन एम्पायर के फर्स्ट एम्परर थे जिन्होंने इसको फाउंड करा था, ही वॉज अगस्तस। ये नेम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हु वॉज द फाउंडर ऑफ रोमन एम्पायर, अगस्तस वॉज द फाउंडर ऑफ रोमन एम्पायर, ठीक है। एंड ही वॉज नोन एज प्रिंसिपेट, और उस टाइम पे उनको क्या बोला जाता था, प्रिंसिपेट। प्रिंसिपेट मीन्स फर्स्ट सिटीजन, सो प्रिंसिपेट मेंट फर्स्ट सिटीजन की, ये पहले सिटीजन है कहाँ के, रोमन एम्पायर के। जैसे हम इंडिया की बात करते हैं तो हमारे फर्स्ट सिटीजन किन को बोला जाता है, प्रेसिडेंट को बोला जाता है ना। सिमिलरली ऑगस्टस हु वाज द फर्स्ट एम्परर एंड फाउंडर ऑफ रोमन एम्पायर वाज नोन एज द प्रिंसिपेट, दैट इज फर्स्ट सिटीजन, राइट। नाउ अर्लियर, लाइक रोमन एम्पायर में अगस्तस के पावर में आने से पहले भी अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ रिच पीपल, जो एरिस्टोक्रेटिक क्लास से रिच पीपल थे, दे यूज टू रूल द एम्पायर एंड दैट ग्रुप ऑफ रिच एंड इन्फ्लुएंशियल लीडर वॉज नोन एज सेनेट। उसको हम सेनेट बोलते थे, जैसे आज के टाइम पे हमारी पार्लियामेंट है, कुछ वैसा ही एट दैट टाइम सेनेट यूज टू रूल द पीपल। बट उस सेनेट में सिर्फ रिच, पावरफुल, वेल्दी लोग हुआ करते थे, राइट। ओनली रिच एंड एरिस्टोक्रेटिक पीपल वर पार्ट ऑफ इट, दैट इज ग्रुप ऑफ रिच एंड इन्फ्लुएंशियल पीपल हु कंट्रोल्ड द एम्पायर, ओके। सो अगस्तस ने भी पावर में आने के बाद, एम्पायर सेटअप करने के बाद सेनेट को फॉर्म में रखा, लाइक कुछ नॉमिनल रोल सेनेट फिर भी प्ले करता था एज अ
पार्लियामेंट, राइट। आई होप समझ आ गया होगा। नाउ मूविंग अहेड, अगर हम सोसाइटी की बात करें, सो दिस वॉज द स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी। अगर हम सोसाइटी की बात करते हैं तो ये था, एट टॉप क्लर्जी जो रिलीजन से रिलेटेड काम करते थे, क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड, चर्च से रिलेटेड, दैट इज फादर, बाइशप एंड पोप। उसके बाद आते थे एम्परर किंग, हु वॉज द एम्परर, हु वॉज द किंग लाइक अगस्टस। देन देयर वॉज सेनेट स्लैश एरिस्टोक्रेट, सेनेट आती थी। उसके बाद एरिस्टोक्रेटिक क्लास, रिच क्लास, इन्फ्लुएंशियल क्लास। देन देयर वॉज आर्मी, उसके बाद आती थी आर्मी। देन पीजेंट्स, एंड पीजेंट्स के बाद आते थे स्लेव्स एंड सर्फ्स, राइट। सो दिस वॉज द हायरार्किकल सोशल डिवीजन ऑफ द रोमन एम्पायर। अगर इसमें भी हम देखें, देन एम्परर, सेनेट एंड मिलिट्री, दैट इज आर्मी, प्लेड वेरी क्रूशियल रोल। इसमें भी अगर हम डिमार्केट करें, देन yes, then these three, that is emperor, senate and army were the main player in politics. Politics में main role कौन play करते थे? These three component. Then moving ahead, see, it was very much mandatory for the king to maintain good relation with senate as well as army. Okay, although काफ़ी बार ऐसा देखा गया कि आर्मी और सेनेट के बीच में रिलेशंस अच्छे नहीं होते थे, बट इट वाज द ड्यूटी ऑफ किंग टू मैनेज गुड रिलेशन विद सेनेट एंड आर्मी। क्योंकि अगर टेरिटरी को प्रोटेक्ट करना है तो आर्मी की ज़रूरत है, और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क टेरिटरी में रन करना है तो सेनेट की ज़रूरत है। सो किंग यूज टू एस्टेब्लिश गुड रिलेशन विद सेनेट एंड आर्मी बोथ, बट कभी कभी एक्सेप्शंस भी आती थी, बट मोस्टली इट वॉज सीन दैट एम्परर यूज टू मेंटेन गुड रिलेशंस, राइट। यहीं पे की पॉइंट एक्सप्लेन कर देता हूँ, दैट इज पीजेंट्स एंड सर्फ्स। पीजेंट्स वर दोज पीपल हु हैड देयर ओन लैंड। पीजेंट वो लोग थे जिनके पास अपनी खुद की लैंड थी, ठीक है। बट सर्फ्स और स्लेव्स वो थे जिनके पास अपनी लैंड नहीं थी, और वो या तो पीजेंट की या फिर सेनेट या किंग की फील्ड में काम किया करते थे। कंडीशन ऑफ सर्फ्स एंड स्लेव्स बिल्कुल वर्स्ट, सबसे ज़्यादा ख़राब कंडीशन किसकी थी सोसाइटी में? स्लेव्स एंड सर्फ्स की। स्लेव्स एंड सर्फ्स के पास ना ज़्यादा कुछ राइट होते थे, उनके राइट्स को एक्सप्लॉइट करा जाता था, टाइमली कोई वेजेस, कोई सैलरी फिक्स नहीं थी इनके लिए, ठीक है। दे वर सीवियरली पनिश्ड, ठीक है। सो दिस वॉज द कंडीशन ऑफ सर्फ्स एंड स्लेव्स, राइट। सो इसको हम याद रखेंगे थोड़ा सा नोट करके। देन मूविंग अहेड, इनिशियल फेज ऑफ रोमन एम्पायर, इनिशियल फेजेस ऑफ रोमन एम्पायर वर पीसफुल। स्टार्टिंग के जो फेज थे रोमन एम्पायर के, दे वर क्वाइट पीसफुल, बिकॉज अगस्टस ने इतने एरिया को कैप्चर और रूल कर लिया था कि अब वॉर करके बाकी और एरिया को कैप्चर करने की ज़रूरत नहीं थी। सो जो इनिशियल फेजेस रहे रोमन एम्पायर के, दे वर क्वाइट पीसफुल, ठीक है। देन एम्पायर डिवाइडेड इनटू प्रोविंस। पूरे रोमन एम्पायर को किस में डिवाइड किया हुआ था? प्रोविंसेस में, बिकॉज दीज प्रोविंसेस यूज टू पे टैक्स। ऐसे मानो जैसे कंट्री को हम स्टेट्स में डिवाइड कर देते हैं ना, सिमिलरली रोमन एम्पायर वॉज डिवाइडेड इनटू स्मॉल स्मॉल प्रोविंसेस, और ये सभी प्रोविंसेस क्या पे करते थे? दे यूज टू पे टैक्स। एंड वेल एस्टेब्लिश्ड एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी वॉज देयर। पूरे रोमन एम्पायर में वेल एस्टेब्लिश्ड एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी वॉज देयर, राइट। आई होप इट्स क्लियर। नाउ देर इज एन हेडिंग जो आपकी बुक में है, दैट इज जेंडर, रिलीजन एंड कल्चर। क्विकली इनके बारे में अगर हम देखें, देन जेंडर की बात करें, सो न्यूक्लियर फैमिली वॉज देयर इन रोमन एम्पायर। न्यूक्लियर फैमिली वॉज देयर मीन शॉर्ट फैमिली, ओनली 4 to 6 मेंबर्स। एक फैमिली में सिर्फ 4 से 6 मेंबर रहते थे। देन वीमेन हैड लीगल राइट्स। वीमेन की सोसाइटी में कंडीशन अच्छी थी, बिकॉज वीमेन हैड लीगल राइट्स, और अपने फादर से शादी के बाद जो प्रॉपर्टी हायर करती थी वो वीमेन करती थी। उन पे उनके मेल काउंटर पार्ट हस्बैंड का कोई राइट या कोई अधिकार नहीं होता था, राइट। सो वीमेन हैड लीगल राइट्स, वीमेन के पास लीगल राइट्स होते थे। देन डाइवोर्स वॉज क्वाइट ईजी। डाइवोर्स लेना ज़्यादा मुश्किल नहीं था फॉर वीमेन, टेकिंग डाइवोर्स वॉज क्वाइट ईजी, बट स्टिल इट वॉज अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। लेकिन फिर भी सोसाइटी कैसी थी? मेल डोमिनेटेड। वीमेन के साथ ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, ज़्यादा उनको क्रूएल्टी के साथ ट्रीट नहीं करा जाता था, बट स्टिल रोमन एम्पायर वॉज अ पेट्रियार्की, दैट इज मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। सो ये हो जाता है हमारा जेंडर के बारे में। नाउ मूविंग ऑन टू द लिटरेसी, दैट इज एजुकेशन। लिटरेसी वॉज वाइड स्प्रेड। पूरे रोमन एम्पायर में मैक्सिमम पीपल वर लिटरेट, और मैक्सिमम लोग पढ़ भी सकते थे और लिख भी सकते थे। दे कुड रीड एंड राइट ईजिली, राइट, बिकॉज लिटरेसी वॉज वाइड स्प्रेड, ठीक है। कल्चर, कल्चर ऑफ रोमन एम्पायर वॉज डाइवर्सिफाइड। काफ़ी डाइवर्सिफाइड कल्चर था रोमन एम्पायर का, काफ़ी एथनिसिटीज़ के लोग रहते थे, क्रिश्चियंस भी रहते थे, जुडाइज्म फॉलो करने वाले भी रहते थे, राइट। मैनी रिलीजन डीटीज वर वर्शिप्ड।
पीपल यूज टू वर्शिप मैनी रिलीजियस डिटीज. सो दिस इज द थिंग. एक बार इसको की नोट में रीड कर लेना अबाउट जेंडर, रिलीजन एंड कल्चर. इन 2 मार्क्स दे में आस्क यू, राइट. नाउ मूविंग अहेड. आई होप ये समझ आ गया होगा. Another most important and crucial topic, that is difference between Roman Empire and Iranian Empire. Iranian Empire और Roman Empire के बीच क्या डिफरेंस था? ओके. मैनी लैंग्वेजेस वर स्पोकन इन रोमन एम्पायर. रोमन एम्पायर में काफ़ी सारी लैंग्वेजेस बोली जाती थी. लैटिन, ग्रीक, स्पेनिश, फ्रेंच. इट वॉज अ लिंग्विस्टिकली डाइवर्सिफाइड. वेयर एज इरानियन एम्पायर में सिर्फ कुछ लिमिटेड लैंग्वेजेस होती थी. ठीक है. रोमन एम्पायर वॉज मोर डाइवर्सिफाइड सोसाइटी. जो रोमन एम्पायर था, दैट सोसाइटी वॉज मोर डाइवर्सिफाइड. पीपल ऑफ डिफरेंट एथनिसिटीज़ लिव्ड देयर. अलग अलग रिलीजन, अलग अलग एथनिसिटीज़ के लोग वहाँ पे रहते थे. वेयर एज जो इरानियन हमारी सोसाइटी थी वो ज़्यादा डाइवर्सिफाइड नहीं थी. वहाँ पे लिमिटेड एथनिसिटीज़ के लोग थे. ज़्यादा एथनिसिटीज़ के, ज़्यादा कल्चर ट्रेडिशन फॉलो करने वाले लोग नहीं थे. राइट. नाउ मॉडर्न सोसाइटी. रोमन सोसाइटी वॉज अ मॉडर्न सोसाइटी. ठीक है. इरानियन सोसाइटी वॉज नॉट दैट मच मॉडर्न. वो ज़्यादा मॉडर्न नहीं थी. देन प्रोफिशिएंट एंड ट्रेंड आर्मी. जो रोमन्स के पास आर्मी थी, रोमन एम्पायर के पास आर्मी थी, इट वॉज प्रोफिशिएंट एंड ट्रेंड. इवन आर्मी को वर्क करने के लिए सैलरी, वेजेस भी मिलते थे. वेयर एज इन ईरान आर्मी वॉज नॉट प्रोफिशिएंट. जो आर्मी थी वो प्रोफिशिएंट नहीं थी, बिकॉज लोगों को फोर्सफुली आर्मी में डाला जाता था. पीपल वर फोर्सफुली रिक्रूटेड इन द आर्मी. ठीक है. इन रोमन एम्पायर मोर फ्रीडम वॉज गिवन टू वीमेन. वीमेन के पास ज़्यादा फ्रीडम होती थी. वेयर एज नो फ्रीडम टू वीमेन इन द इरानियन एम्पायर. इरानियन एम्पायर में वीमेन के पास ज़्यादा फ्रीडम नहीं थी. मोर ट्रेड इन रोमन एम्पायर, लेस ट्रेड इन इरानियन एम्पायर. देन ओपन सोसाइटी. लाइक वहाँ पे ओपन बाथ टब्स बने हुए थे, वो बेदिंग घाट्स बने हुए थे. ठीक है. जो बाकी सारी चीज़ें बनी हुई थी. थिएटर बना हुआ था एंटरटेनमेंट के लिए. बट जो इरानियन सोसाइटी थी, इट वॉज रिजिड. वो बहुत ज़्यादा रिजिड सोसाइटी थी. वहाँ पे ये ओपन बाथ प्लेसेस बनाना, थिएटर्स बनाना, दीज थिंग्स वर नॉट अप्रूव्ड बाय द क्लर्जी. राइट. देन नो रिलीजन डोमिनेशन. कोई एक रिलीजन डोमिनेट नहीं करता था. कहाँ पे? इन द रोमन एम्पायर. बट देयर वॉज रिलीजियस डोमिनेशन इन द इरानियन सोसाइटी. लाइक यहाँ पे आप कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकते थे. ओपन सोसाइटी है, बट ईरान में ऐसा नहीं था. राइट. दैट्स वाई वी कैन कंक्लूड दैट रोमन सोसाइटी वॉज कंपेरेटिवली गुड एंड फ्लरिश्ड. जो रोमन सोसाइटी थी वो कंपेरेटिवली ज़्यादा अच्छी थी और काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश्ड थी एज कम्पेयर टू द इरानियन सोसाइटी. राइट. नाउ मूविंग अहेड टू द इकोनॉमिक एक्सपेंशन. अगर हम इकोनॉमी की बात करें, देन गुड इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर. जो इंफ्रास्ट्रक्चर था रोमन एम्पायर का, इट वॉज वेरी गुड, बिकॉज वहाँ पे माइंस थी, हार्बर्स थे, पोर्ट्स, हार्बर्स ट्रेड करने के लिए, ब्रिक यार्ड्स थे जहाँ पे ईंटें बनाई जाती थी. देन देयर वर वाइन फैक्ट्रीज एंड मैनी अदर फैक्ट्रीज, एंड देन देयर वर क्वेरीज. सो इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ से जहाँ से आप कुछ कोई किसी चीज़ का प्रोडक्शन करके प्रॉफिट अर्न करोगे, इट वॉज क्वाइट गुड इन रोमन एम्पायर. लाइक माइंस, हार्बर्स एंड ब्रिक यार्ड्स. दे यूज टू डू ट्रेड इन व्हीट, वाइन एंड ओलिव ऑयल. मेनली जो रोमन एम्पायर ट्रेड किया करता था, दे यूज टू ट्रेड इन व्हीट, वाइन एंड ओलिव ऑयल. वाइन और ओलिव ऑयल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, टू ट्रांसपोर्ट वाइन एंड ओलिव ऑयल, एक स्पेसिफिक कंटेनर यूज किया जाता था. एक स्पेसिफिक कंटेनर यूज किया जाता था विच वॉज नोन एज M4A. दिस इज इंपॉर्टेंट कि वाइन और ओलिव ऑयल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो एक वेसल, एक कंटेनर, एक बर्तन आप बोल सकते हो, यूटेंसिल जो यूज़ करा जाता था, इट वॉज M4A. वेयर एज स्पेनिश ओलिव ऑयल को स्पेसिफिकली, सिर्फ स्पेनिश ओलिव ऑयल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जिस हम यूटेंसिल का यूज़ करते थे, इट वॉज ड्रेसेल 20. ड्रेसेल 20 इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी ये ज़्यादा टर्म इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ M4A. ठीक है. नाउ अगर हम ट्रेड की बात करें रोमन एम्पायर में, देन ट्रेड विद इन रोमन एम्पायर एज वेल एज विद इन एशियन कंट्रीज एज वेल. जो रोमन एम्पायर थे वो ट्रेड करते थे, अपने एम्पायर में तो करते ही थे पूरे रोमन एम्पायर में, बट एशियन कंट्रीज़ के साथ भी, टेरिटरीज़ के साथ भी दे यूज टू डू ट्रेड. इवन जो हमारे इंडिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी कुछ रोमन एम्पायर की चीज़ें मिली हैं, एंड रोमन एम्पायर में कुछ इंडस वैली सिविलाइजेशन की चीज़ें मिली हैं. प्रोडक्ट्स, आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, सील्स मिली हैं. इट शोज़ दैट रोमन एम्पायर यूज टू डू ट्रेड विद इंडस वैली सिविलाइजेशन. राइट. देन सी एज इम्पोर्टेंट रूट ऑफ ट्रेड. सी एक बहुत इंपॉर्टेंट रूट था ट्रेड करने के लिए, और किस सी का मैंने आपको नाम बताया था ऊपर, दैट इज मेडिटेरेनियन सी. इसीलिए उसको हार्ट ऑफ रोमन एम्पायर बोला जाता है, दैट दे यूज टू डू ट्रेड वाया दिस मेडिटेरेनियन
सी, ठीक है। पीपल ऑल्सो प्रैक्टिस्ड एग्रीकल्चर एंड पेस्टोरलिज्म, जो रोमन पॉपुलेशन थी, पीपल ऑफ रोमन एम्पायर, दे यूज टू प्रैक्टिस एग्रीकल्चर एंड पेस्टोरलिज्म। एग्रीकल्चर और पेस्टोरलिज्म भी प्रैक्टिस क्या करते थे, खेती बाड़ी भी करते थे और एनिमल रेयरिंग करके उनके साथ ग्रास लैंड्स में भी रोम किया करते थे। सो दीज आर द क्रूशियल इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स जो हमने डिस्कस करे हैं। नाउ मूविंग अहेड, सी बेटा नाउ we will be discussing the last topic, that is decline of Roman Empire, but it does not mean चैप्टर में यही सारी चीज़ें हैं। चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी स्टोरीज हैं, बहुत सारी कहानियाँ, ठीक है। देर आर न्यूमरस नेम्स विच आर मैंशन, बट हमने सिर्फ वो चीज़ें डिस्कस करी हैं विच आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर एग्जाम। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमने सिर्फ वो डिस्कस करी हैं, राइट। नाउ डिक्लाइन ऑफ रोमन एम्पायर, 3rd सेंचुरी तक रोमन एम्पायर काफ़ी अच्छे से फंक्शन करा। इवन हमें देखने को मिलता है कि 4th और 5th सेंचुरी में भी रोमन एम्पायर ने काफ़ी एक्सपेंड करा। इवन जो टर्की में कॉन्स्टेंटिनोपल है, इट वाज डिक्लेयर्ड एज अ न्यू सेनेट, दैट इज़ न्यू कैपिटल। कॉन्स्टेंटिनोपल को न्यू कैपिटल बनाया गया इन टर्की, राइट, इन 4th एंड 5th सेंचुरी। लेकिन आफ्टर 5th सेंचुरी के बाद और 6th सेंचुरी में मेनली हमें रोमन एम्पायर का डिक्लाइन देखने को मिलता है। नाउ वी विल डिस्कस द रीजंस फॉर डिक्लाइन ऑफ रोमन एम्पायर। रीजन रोमन एम्पायर के डिक्लाइन होने के क्या रीजंस रहे, वी विल डिस्कस दीज। अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। दीज आर द की पॉइंट्स, दैट इज एक्सपेंशन ऑफ जर्मेनिक ग्रुप्स, ट्राइब्स इन द नॉर्थ रोमन एम्पायर में जर्मेनिक ट्राइब्स, जर्मनी से ट्राइब्स ने आना और सेटल डाउन होना स्टार्ट कर दिया। सो धीरे धीरे उन्होंने टेरिटरी को एक्वायर करना स्टार्ट कर दिया जो कि पहले रोमन एम्पायर में थी, ठीक है। देन एक्सपेंशन ऑफ इस्लाम इन वेस्ट, 7th सेंचुरी में वेस्ट में एक नया रिलीजन स्टार्ट होता है जो प्रोफेट मोहम्मद स्टार्ट करते हैं, विच वॉज इस्लाम। और इस्लाम की स्प्रेड की वजह से भी रोमन एम्पायर डिक्लाइन होता चला गया। देन एमरजेंस ऑफ वीक एम्परर्स, बाद में अगस्तस जैसे, अलेक्जेंडर द ग्रेट जैसे पावरफुल लीडर्स नहीं आ रहे थे, ओनली वीक एम्परर्स वर कमिंग, जो ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहे थे। देन डिक्लाइन इन ट्रेड, इकोनॉमी रूइंड। लेटर फेजेस में हमें देखने को मिलता है कि ट्रेड जो था रोमन एम्पायर करता था, जिस पे उनका पूरी वर्किंग कैपिटल डिपेंड करती थी, वो भी कम हो गया था, जिस वजह से इकोनॉमी रूइन हो गई। और एक हमें एविडेंस भी देखने को मिलता है कि जो सिल्वर माइंस थी वो ख़त्म हो गई थी, सो उन्होंने बाद में किसमें कोइन मिंट करना स्टार्ट कर दिया था, दे स्टार्टेड मिंटिंग कोइंस इन गोल्ड, राइट। देन स्प्रेड ऑफ डिजीज लाइक प्लेग जैसे डिजीज स्प्रेड होने लग गए थे, बीमारी, एपिडेमिक आना स्टार्ट हो गया था इन द रोमन एम्पायर। देन पीपल शिफ्टेड टू न्यू एरियाज, पीपल ऑल्सो शिफ्टेड फ्रॉम ओल्ड एरियाज टू न्यू। जब देखा कि ट्रेड नहीं हो पा रहा है, सो पीपल लेफ्ट आउट द इंपॉर्टेंट सिटीज़ और बाकी न्यू एरियाज में शिफ्ट हो गए। देन वीकनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी एंड आर्मी, 7th 8th सेंचुरी में हमें देखने को मिलता है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, जो सेनेट काम कर रही थी और जो आर्मी फंक्शन कर रही थी, दे ऑल्सो बिकेम वीक। अगर एम्परर ही स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो हम कैसे मान सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी या फिर आर्मी अच्छे से फंक्शन कर पाएगी, राइट। सो दीज आर द की पॉइंट्स। अगर एक बार क्विकली हम ब्रीफ करें पूरे चैप्टर को, देन रोमन एम्पायर में पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, ज्योग्राफी हमने देखी। किन 3 एम्पायर में एक्सपेंड हुआ था रोमन एम्पायर, दैट इज यूरोप, अफ्रीका एंड एशिया। यूरोप कंप्लीट कवर किया हुआ था, अफ्रीका सहारा डेजर्ट तक कंप्लीट किया हुआ था, और एशिया में हमने देखा यूफ्रेट्स रिवर तक, दैट इज इराक से इस साइड का सारा पोर्शन वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ रोमन एम्पायर। देन हमने 3 इंपॉर्टेंट सोर्सेज देखे, दैट इज टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट एंड मटेरियल रिमेन्स। हमने 2 एम्पायर के बारे में साथ साथ देखा, दैट इज रोमन एम्पायर एंड ईरान एम्पायर, जो आपस में एक दूसरे के राइवलरी थे। एक इंपॉर्टेंट सी के बारे में पढ़ा, दैट इज मेडिटेरेनियन सी, राइट। देन हमने ज्योग्राफी देखी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज ज्योग्राफी ऑफ रोमन एम्पायर, नॉर्थ में क्या, साउथ में क्या, ईस्ट में क्या, वेस्ट में क्या। देन वी डिस्कस द स्टार्ट ऑफ ईरानियन एम्पायर, कौन कौन सी डायनेस्टीज ने ईरानियन एम्पायर को रूल करा, एंड देन वी ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट द रोमन एम्पायर, कौन फाउंडर थे, कब फाउंड हुआ, राइट। देन वी डिस्कस द सोशल स्ट्रक्चर, हमने पूरा सोशल स्ट्रक्चर देखा, फ्रॉम क्लर्जी टू सर्व्स एंड स्लेव्स, किसकी क्या कंडीशन थी और कौन सोसाइटी में ज़्यादा पावरफुल था। देन वी डिस्कस्ड अबाउट द जेंडर, लिटरेसी एंड कल्चर इन द रोमन एम्पायर। फिर हमने रोमन एम्पायर और ईरानियन एम्पायर में डिफरेंस देखा, ये भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आ जाता है, व्हाट वर द डिफरेंसेस बिटवीन रोमन एम्पायर एंड ईरानियन एम्पायर, एक बार अच्छे से रीड कर लेना। देन इकोनॉमिक एक्सपेंशन, हाउ इकोनॉमिक एक्सपेंशन टुक प्लेस, इकोनॉमिक कैसे एक्सपेंड करी, क्या क्या सोर्सेज थे इनकम के।
एंड द लास्ट की पॉइंट वी डिस्कस्ड दैट इज डिक्लाइन ऑफ रोमन एम्पायर, राइट। सो आई होप वी आर डन विद द चैप्टर। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रूशियल चीज़ है, मैंने आपको मैप बताया था समझने के लिए, दैट इज हाउ टू अटेम्प्ट आंसर। लास्ट जो आपकी जो वीडियो है जिसमें मैंने आपको बाकी चैप्टर्स एक्सप्लेन किए, मेनली जो आपका जो नोमैडिक एम्पायर एक्सप्लेन करा है, उसमें मैंने आपको मैप वर्क के बारे में बताया था। नाउ मैं आपको 2 मिनट्स में ये समझाता हूँ कि हिस्ट्री में हमें कैसे आंसर्स अटैम्प्ट करने चाहिए। सी 20 to 21 आपके एमसीक्यूज आएंगे जिनमें आपके पास ऑप्शंस गिवन होंगे, दैट इज इजी। देन आपके पास 3 सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, जिसमें से आपको पैराग्राफ में से या पैराग्राफ से ही रिलेटेड कोई आंसर मेंशन करना होगा। नाउ वी आर डन। फिर आते हैं हमारे 2 मार्कर, 4 मार्कर एंड 8 मार्कर क्वेश्चन, ठीक है। 8 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, 4 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। नाउ 2 मार्कर क्वेश्चन में हमें डायरेक्टली 2 to 3 पॉइंट्स मेंशन करने हैं। हमें डायरेक्टली क्या मेंशन करने हैं? 2 to 3 पॉइंट्स। फॉर एग्जांपल फ्यूडल सोसाइटी के बारे में पूछता है या रोमन एम्पायर के बारे में पूछता है, सो हमें डायरेक्टली कोई इंट्रोडक्शन नहीं डालना। इन 2 मार्कर क्वेश्चन वी हैव टू डायरेक्टली मेंशन 2 to 3 पॉइंट्स। अगर पॉइंट्स है तो वेल एंड गुड, अगर पॉइंट्स नहीं है तो उसकी जो डेफिनेशन है या वो जो पूछ रहा है हम डायरेक्टली 4 to 5 लाइन्स में उसको लिख देंगे, ठीक है। बट जो 4 मार्कर हमारे क्वेश्चन होंगे उसमें हम अलग तरीके से अटैम्प्ट करेंगे। इन दिस वी विल स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। पहले हम क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन देंगे, राइट। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आता है दैट व्हाट वर द रीजंस फॉर डिक्लाइन ऑफ रोमन एम्पायर, कि रोमन एम्पायर के डिक्लाइन के क्या रीजंस रहे। सो उसमें पहले हम लिखना स्टार्ट करेंगे दैट देयर वर मैनी रीजंस फॉर द डिक्लाइन ऑफ रोमन एम्पायर, सम ऑफ देम आर। ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। अब सम ऑफ देम आर के बाद हम अपने पॉइंट्स में लिखेंगे पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 5 अप टू पॉइंट 5। अगर 4 मार्क्स का आंसर है हमारा, ठीक है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है, तो मिनिमम हम कितने पॉइंट लिखेंगे? वी विल राइट 5 पॉइंट्स। 4 मार्क्स का है तो 5 पॉइंट हम लिखेंगे, 1 पॉइंट एक्स्ट्रा लिखेंगे टू स्टे इन अ सेफर जोन, राइट। और यहाँ पे हमारा आंसर खत्म हो जाएगा। नाउ मूविंग ऑन टू द 8 मार्कर। अब जो 8 मार्कर आएगा उसमें पहले हम इंट्रोडक्शन देंगे, राइट। उसमें हम क्या लिखेंगे? पहले पूरा इंट्रोडक्शन। फॉर एग्जाम्पल आता है राइट अ ब्रीफ नोट ऑन सोशल स्ट्रक्चर ऑफ रोमन एम्पायर, कि रोमन एम्पायर के सोसाइटी के बारे में एक पूरा ब्रीफ नोट लिखो। 8 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया। सो सबसे पहले हम लिखेंगे इंट्रोडक्शन में दैट रोमन एम्पायर वॉज, सोसाइटी इन रोमन एम्पायर वॉज हाईली डाइवर्सिफाइड, पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन एंड कल्चर्स यूज टू लिव देयर, सम मेजर फीचर्स ऑफ द रोमन सोसाइटी वॉज। ये हमारा इतना इंट्रोडक्शन होगा। थोड़ा सा हमने इंट्रोडक्शन लिख दिया, 2 लाइन लिख दिया, जिसके बारे में मेन क्वेश्चन आए उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दिया। देन वी विल राइट 7 to 8 पॉइंट्स। फिर हम इसमें 7 to 8 पॉइंट्स लिखेंगे जो भी क्वेश्चन आया है उससे। एंड एट द एंड वी विल राइट कंक्लूजन। लास्ट में हम क्या लिखेंगे? कंक्लूजन, कि इस आंसर से, ये जो हमने पूरा आंसर लिखा है, इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं। सो दिस अप्रोच विल बी फॉलोड। 2 मार्कर में डायरेक्ट टू द पॉइंट बात करेंगे, 4 मार्कर में इंट्रोडक्शन लिखेंगे और फिर आंसर लिखेंगे। लेकिन 8 मार्कर में पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे, 6, 7, 8 जितने भी हमारे पॉइंट्स बन रहे होंगे 6, 7, 8 पॉइंट्स लिखेंगे। एंड देन एट द एंड वी विल ऑल्सो राइट द कंक्लूजन, कि इस पूरे आंसर से या इस पूरे टॉपिक से हम क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो इट मीन्स हमें बहुत ब्रीफली पेपर करना है, राइट। एंड अवॉइड राइटिंग इन पैराग्राफ। अगर आंसर पॉइंट्स में बन पा रहा है तो आंसर किस में लिखेंगे? पॉइंट्स में ही लिखेंगे। इफ़ आई ईजिली एक्सप्लेन यू, देन जैसे जो आप अपने 10th क्लास में आइडिया फॉलो करते थे ना, 10th में जैसे हम आंसर्स लिखते थे SST में, जैसे 10th में SST में आंसर्स लिखते थे वैसे ही लिखना है। बस यहाँ पर 8 मार्कर क्वेश्चन आते हैं, सो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन ज़रूरी हो जाता है। 4 मार्कर में इंट्रोडक्शन एंड देन इन 2 मार्कर टू द पॉइंट बात। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड एंड डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि हम अपने कंटेंट को, अपनी वीडियोज़ को कैसे ज़्यादा इंटरेक्टिव बना सकते हैं।